हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आज का प्रत्येक लाइन आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपके 5 हैं, ग्राम पंचायतों को देख लीजिए आपका कितना है इस समय, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। और 59,163 आपकी ग्राम पंचायतें हैं, हालांकि इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। तहसील की बात करेंगे तो 350 से 2018 के अनुसार, आप सभी को बताएं जनसंख्या बढ़ने के अनुसार ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तो अपडेट होते रहिएगा। नगर पंचायत जो है ये आपके 437 है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 198 हैं वर्ष 2018 के अनुसार। नगर निगम की बात करेंगे तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं वर्ष 2018 के अनुसार। न्याय पंचायतें 8,135 हैं वर्ष 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र की। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो आपका राज्य विद्युत परिषद है, इसका गठन कब किया गया है, तो ये किया गया है 1959 में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया है। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम देख लीजिए। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन प्रदेश में ताप विद्युत यानी कि कोयले से होता है। दूसरे नंबर पे जल विद्युत से होता है। तीसरे नंबर पे परमाणु से और चौथे नंबर पे आपका सौर ऊर्जा है। सबसे ज़्यादा ये लक्ष्य प्राप्त करना है, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है, तो 1998 में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है बच्चों, याद रखिएगा। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कितनी है बच्चों, तो 3 है। एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाएं 3 हैं। एक आपका औरैया में है, एक आंवला में है और एक है आपका दादरी में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन, ये आयोग के द्वारा पूछा गया है। राज्य की सबसे पुरानी ताप परियोजना कौन सा है, तो ये हरदुआगंज का ताप परियोजना है, जो 1942 में लगा था, यानी कि आज़ादी के पहले ही लगा था। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है आपके नरौरा। और नरौरा कहाँ है, ये बुलंदशहर में है। ये क्वेश्चन भी आया है। और ये कब का है, 1991-92 का। नरौरा जो है आपका बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसकी स्थापना कब हुई, 1983 ईस्वी में हुआ है। अब हम बात करेंगे खनिज की। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई है बच्चों, 1974 में। इंपॉर्टेंट है, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो ये निम्न मध्यम श्रेणी में है, यानी कि हम बहुत मतलब एक तरीके से कि खराब स्थिति में, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस ज़िले में मिलता है, तो ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। और ये क्वेश्चन भी आता है उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ललितपुर में। क्षेत्र की बात करेंगे तो सोनराई क्षेत्र है ललितपुर का। अब हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार का, और इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में पहला स्थान है। यानी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 2004 में राज्य राजमार्ग का गठन किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, 2001 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 ग्रैंड ट्रंक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सबसे लंबा राजमार्ग उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो NH2 है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड जो है एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो ये है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है, तो ये हुआ है आपका 1972 में। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई बच्चों? 1973 में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर था, लेकिन अभी वर्तमान में बात करेंगे तो हुबली हो गया है, जो कि कर्नाटक का है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया? 2013 में बना है लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो 5 सितंबर 2017 से ये काम करना शुरू कर दिया है। रेल संरक्षा आयोग का गठन लखनऊ, मतलब जो है मुख्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ। रेल संरक्षा या सुरक्षा या संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली है? तो मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई है। आपके यहाँ 1859 की घटना है बच्चों, जब पहला रेलवे चला है भारत में। और कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच आपका 1859 का उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे चला है। और ये टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा कि 1859 में कौन थे? कैनिंग। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9167 किलोमीटर है, जो कि देश में पहले स्थान पे आता है। हालांकि ये आंकड़े हमेशा देखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी। पहली जो बस सेवा शुरू हुई है कब हुआ है? 1947 में। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये कब की घटना है, तो आप सभी को पता है ये आज़ादी के पहले की घटना है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? लखनऊ से बाराबंकी के बीच चली थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई कितनी है बच्चों? पूछा गया है, आप देख सकते हैं 340.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई है? 27 नवंबर 1975 को हुआ है बच्चों। प्रत्येक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के पॉइंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या से जानकीपुर यानी कि नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ है? मई 2018 से हुआ है अयोध्या से जानकीपुर के मध्य बस सेवा का प्रारंभ। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? आगरा में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है कहाँ पे? तो म्योरपुर सोनभद्र में किया हुआ है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डे की स्थापना किया है म्योरपुर, इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है, ये सोनभद्र में है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है कहाँ पे? वाराणसी में बनाया गया बच्चों, और राहुलपुर में किया गया है आपके वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1938 में ही हो गया था लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में पहला है। और ये कहाँ हुआ है? यूपी में। यूपी में कहाँ हुआ है? इलाहाबाद से नैनी के मध्य भारत का सबसे पहला हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है बच्चों? इम्पॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है फुर्सतगंज अमेठी में। अब बात करेंगे जनगणना 2011 का, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपका 19,98,12,341, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो 52.29%, यानी कि 50% से ज़्यादा, लगभग आपके 52.29% पुरुषों का है योगदान। महिलाओं की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा है, 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या यही है ग्रामीण जनसंख्या की। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आयोग ने कई बार पूछा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके प्रयागराज का है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है और तीसरे नंबर पे आपके गाज़ियाबाद है। ये क्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है।
और अगला पॉइंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? तो महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, उससे ज़्यादा चित्रकूट और उससे ज़्यादा हमीरपुर। ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। आपके उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है कितना। आयोग में क्वेश्चन आया है, 829 हैं आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति पाए जाते हैं भारत में। ये है यूपी में, ये है यूपी का जनसंख्या घनत्व। बच्चों बहुत बार आया है, और अगर अब पता है आपको तो भारत का जनसंख्या घनत्व कमेंट कीजिएगा। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है, 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, 139 है बच्चों, 139। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, घटते क्रम में बताया जा रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व है गाजियाबाद में, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा घनत्व है वाराणसी में, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा घनत्व है लखनऊ। तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का, उसके बाद है आपका सोनभद्र और है हमीरपुर। तो सबसे कम ललितपुर है, उससे ज़्यादा सोनभद्र और उससे ज़्यादा हमीरपुर है। ये 3 आपके ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। साक्षरता दर पे बात करेंगे बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है, ये आंकड़े बिल्कुल याद होने चाहिए। आपका 67.72%, 67.72%, ये टोटल यूपी की साक्षरता है। अब इसमें हम देखेंगे पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो 77.30% है पुरुषों का साक्षरता दर। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग आपका 20% का अंतर है। 57 आपका है उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर। अगर आप 67 में से 10 घटाएंगे तो महिलाओं का आ जाएगा, और आप 67 में अगर 10 को प्लस कर देते हैं तो आपका 77 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर है इसमें 20% का अंतर है, यानी कि बहुत अंतर है। 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितना हुआ है, 11.36% का। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है, तो 20.10% का। अभी मैंने कहा कि लगभग 20% का है अंतर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता यूपी में कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में, और दूसरा है आपका कानपुर, और तीसरा है औरैया। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। अब बात करेंगे सबसे कम साक्षरता वाले जिले, जिसमें आपके पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता का सबसे कम कहाँ स्थिति है, तो सबसे कम है श्रावस्ती में, दूसरा है बहराइच और तीसरा है बलरामपुर। ये सबसे खराब स्थिति में हैं आपके साक्षरता में, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात का। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस चल रहे हैं बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा, और क्लास को शेयर कर दिया करें, क्लास में ज़रूर रहें। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 912। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। और भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि कितना हुआ है, तो 14 अंक की वृद्धि हुई है 1 से 11 के दरमियान, यानी कि 10 सालों में बहुत कम वृद्धि है। और इस तरह से आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे लोग आपके यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस ज़िले में है, तो जौनपुर में है। सेकंड पे आजमगढ़ है और थर्ड पे देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया जो ज़िले हमारे ज़्यादा डेवलप हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आगे हैं, वहाँ लिंगानुपात अच्छा नहीं है। लेकिन आपके जौनपुर, हालांकि जौनपुर बहुत अच्छी जगह है, और आपका आजमगढ़ है और देवरिया है, ये यहाँ पे लिंगानुपात ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहा जाता है, इसका लिंगानुपात सबसे कम है। चौंकाने वाली बात है कि जहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को आधुनिक और सभ्य कहते हैं, वहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद हमीरपुर है, और फिर है आपका बागपत, और फिर आपका कानपुर नगर, बांदा और मथुरा आ जाएंगे।
शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार ये क्वेश्चन भी आया है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। शिशु लिंगानुपात 902 है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2001 में ये 916 था, यानी कि 2001 के बाद 2011 में और भी स्थिति खराब हो गई। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम और सबसे ज़्यादा। सबसे अगर बात करेंगे लिंगानुपात का तो कहाँ पे है सबसे अधिक, तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है, और सबसे कम की बात करेंगे तो बागपत में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया है कि 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर यूपी का कितना रहा, तो 20.23%। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, आयोग ने पूछा है। और अगला भी देखिए इंपॉर्टेंट है, 10 की वृद्धि दर वाले जिले तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में और श्रावस्ती में। यहाँ पे 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है बच्चों, तो ये आपका कानपुर नगर है, जहाँ न्यूनतम 10 की वृद्धि देखने को मिला। इसके अलावा हमीरपुर, बागपत है। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जातियाँ। अनुसूचित जातियाँ आप जानते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.69%, लगभग 21% आपकी अनुसूचित जातियाँ हैं, और देश की सबसे ज़्यादा संख्या अनुसूचित जातियों की उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है वो आपका सीतापुर है बच्चों, याद रखिएगा। और सबसे कम अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाएंगी, बागपत में। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जातियाँ हैं और सीतापुर में सबसे ज़्यादा है। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% आपके राज्य में है। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या मध्य प्रदेश में है, यूपी में 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जहाँ पाए जाते हैं आपकी अनुसूचित जनजातियाँ वो है आपका सोनभद्र, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो बागपत। दोनों बात याद रखिएगा, ज़्यादा है सोनभद्र में और कम है बागपत में। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन हैं। अयोध्या और जालौन में कोई भी अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। देश की कुल अस्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, यानी कि जो आपके झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें अस्लम आबादी कहा जाता है। तो इस्लम आबादी की जो बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं इनकी संख्या में यूपी चौथे स्थान पे है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस तरह की आबादी कितनी है, तो 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ है, आपके मेरठ में, उसके बाद आगरा में, फिर कानपुर नगर में। मेरठ, आगरा, कानपुर में है। धार्मिक आधारित जनगणना देख लेते हैं। धर्माधारित जनगणना तो पहला है धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा यूपी में हिंदू हैं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम हैं, तीसरे नंबर पे सिख हैं, चौथे नंबर पे ईसाई हैं और पाँचवें नंबर पे जैन और लास्ट में आपके बौद्ध हैं। सबसे कम जनसंख्या बौद्धिस्ट की है और सबसे ज़्यादा हिंदू की है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, तो अल्पसंख्यक आपके यहाँ 20.30% हैं। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपके ईसाई धर्म में, और सबसे कम लिंगानुपात कौन से धर्म में है, तो सिख धर्म में। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान याद रखिएगा बच्चों, कई बार पूछा है, पटियाली या कासगंज, ऑप्शन में हो तो कासगंज बिल्कुल सही है। तबला व सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। जो तबला और जो है सितार के आविष्कारक कौन है, वो भी अमीर खुसरो हैं, जिनका जन्म हुआ है कासगंज में। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया है सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने, जो कि जौनपुर के हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल वाजिद अली शाह के काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है कि किस नवाब ने सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को संरक्षण दिया है, वाजिद अली शाह ने दिया है, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे।
बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं, किस घराने की? तो बनारस घराने के हैं मुमताज़ खां और आपके बिस्मिल्लाह खां। बिंदादीन कोदऊ सिंह और आपके खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित हैं। सभी लोग लखनऊ घराने से संबंधित हैं बच्चों। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन कोदऊ सभी लोग लखनऊ घराने से जुड़े हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी और मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। झूला, होरी, फाग, लंगूरिया व रसिया लोकगीत संबंधित हैं ब्रज क्षेत्र से। ब्रज क्षेत्र में झूला, होरी या होली भी कहते हैं, फाग और साथ ही लंगूरिया व रसिया ये सभी आपके जुड़े हुए हैं ब्रज क्षेत्र से। संस्कार गीत, सोहर, नटका व कव्वाली का विशेष क्षेत्र है अवध। अवध में कव्वाली, नटका, सोहर, संस्कार गीत आदि गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बच्चों? इम्पॉर्टेंट है, कथक है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है बच्चों? याद रखिएगा, कथक नृत्य का प्रणेता है ठाकुर प्रसाद। जौनपुर के कहारों द्वारा गाया जाने वाला नृत्य है चौरसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चौरसिया नृत्य कौन गाते हैं? जौनपुर के कहार गाते हैं। आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, चौरसिया नृत्य किसका है, डांस किसका है? कथक के लिए प्रसिद्ध घराना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? दो घराने हैं, एक है आपका लखनऊ और दूसरा है आपका वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य क्या है? तो प्रमुख लोक नाट्य है आपका रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रमुख नाट्य नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? तो बांदा। बांदा में है कालिंजर का किला और यहाँ पे कालिंजर का मेला भी लगता है। गंगा महोत्सव जिसे गंगा दशहरा कहते हैं, वाराणसी व प्रयागराज में मनाया जाता है। जो लोग प्रयागराज या वाराणसी में रहते हैं वो गंगा महोत्सव में शामिल होते हैं। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं? तो फतेहपुर सीकरी है विश्व धरोहर सूची में, आगरा का किला भी है और ताजमहल भी है। ये सब आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था बच्चों? ये क्वेश्चन आया है। तो आगरा मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, कानपुर नगर है, इटावा है, औरैया है, कानपुर देहात है। इन सभी क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल के नाम हमें बताने हैं। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है जो गुजरात विजय का प्रतीक है। यहाँ पे बीरबल महल है जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। यहाँ सलीम चिश्ती का दरगाह है जिसके दर्शन के लिए अकबर अक्सर जाया करते थे। जोधाबाई महल है यहाँ पे, साथ ही जामा मस्जिद है यहाँ पे। दीवाने खास है यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में, और आपका पंचमहल भी है उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर सीकरी में। मरियम महल भी है वहाँ पे, और तुर्की सुल्तान का महल भी है। ये सारे याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि ये जो आपके वास्तुकला हैं या स्मारक हैं ये कहाँ पे हैं? सब फतेहपुर सीकरी में है। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली राजापुर में है, चित्रकूट में, याद रखिएगा। तुलसी स्मारक या तुलसी जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार कहाँ है बच्चों? देवा शरीफ में, बाराबंकी में। ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है बच्चों? ये क्वेश्चन आया है। तो ये गुप्त काल का है दशावतार मंदिर, व यहाँ पे 31 जैन मंदिर भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माता टीला राजघाट बांध ललितपुर में बेतवा नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों भी पूछे गए हैं। राजघाट किस पर है, माता टीला किस पर है और किस जिले में है? श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगरामपुर फर्रुखाबाद में। याद रखेंगे बच्चों, श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ है? निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बदायूं में। इम्पॉर्टेंट है, औलिया का जन्म हुआ है बदायूं में। बाकी हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि आज का प्रत्येक पॉइंट आप लोग रिवीजन करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। और अगर आप लोग ऐसे मेहनत करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा बच्चों। क्लास में बने रहें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और खूब रिवीजन करें, बार बार रिवाइज़ करें, सारी चीज़ें पढ़ डालें। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सबको रिवाइज़ करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।